जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एपीएस या यूपीपीसीएस जो कोर पीसीएस है, सभी के लिए ये फैक्ट्स वाली सीरीज एक चल रही है। ठीक है, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स वन लाइनर के माध्यम से मैं कवर कर रहा हूँ इसको। ये चौथा वीडियो है, ठीक है, डे 4 का वीडियो है ये बेसिकली। और इसके पहले 3 वीडियोज़ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर जाएंगे, पहले उनको देख लीजिए फिर इसको देखिए। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो वैसे मतलब उनका कोई आपस में लिंक नहीं है, वो सब इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से अलग हैं। तो आप इसको देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, हार्डली 10 से 12 मिनट का होगा। तो 1.5 के उसमें देखेंगे तो बहुत जल्दी आपका ये कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ ज्वाइन करके ले सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप सही बात में मैंने जो ये लिखा है ना, ये आप ये पछताओगे तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसमें अगर देखिए, इसको आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको वीडियो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए तो ये डे 4 का ये फैक्ट्स वाला वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? ये गवर्नर जनरल था, बाकी कौन से थे? तो ये नाम इनका याद रखिएगा, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरवेल। ठीक है, ये 4 नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले। गवर्नर जनरल की तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको बनाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी जो ये काउंसिल थी, ठीक है, इसी में निहित थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत की गई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो याद रखिएगा 4 थे, यानी कि 3+1, ये याद रखिएगा। यानी 1 तो एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो एलिजा एम्पे इसके प्रथम थे। कौन? ये चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ही था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार का एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो देखिए, एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यहीं से शुरुआत हो गई थी। हालांकि जो आपका 1813 वाला आया था, जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत एकाधिकार को समाप्त किया गया था। एकाधिकार का मतलब पूरे तरीके से, मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार और चाय वाला व्यापार, इसको छोड़ करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें बेसिकली ये कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को इस एक्ट से नहीं किया गया था। बेसिकली शुरुआत हो गई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, इस एक्ट से तो यहाँ पे मतलब केंद्रीकृत करने के, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो 1813 वाला आया था चार्टर एक्ट, वो याद रखिएगा। और पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया था? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे 1813 का। ठीक है, चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के था। ये जब ये एक्ट आया था, इसी के तहत इसको बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये 1783 के एक्ट द्वारा। ठीक है, 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल था। ये किसने कहा था? तो ये इल्बर्ट ने कहा था। याद रखिएगा, किसने कहा था युग प्रवर्तक काल? इल्बर्ट ने। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था, और वहीं से मतलब एक्चुअल जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था एक तरीके से वहीं से शुरू हो गया था। ठीक है, धारणीय तथा स्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये ब्रिटलैंड कमीशन बना था, बेसिकली 1983 में बना था, और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट करी थी, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, याद रखिएगा। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, जोहान्सबर्ग में 2002 में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये IUCN ने किया था। ठीक है, विश्व संरक्षण रणनीति वाली रिपोर्ट में किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग। ठीक,
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी जाती है? तो यही था, ये जो जोहान्सबर्ग में हुआ था ना, इसी में। पहला तो जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। ये +10 कह सकते हो इसको, जिसको बोलते हैं कि रियो +10। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से? तो ये जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। ये इन्हीं 5 क्षेत्रों पे बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। ठीक है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए सौर, आप देखिए सोलर मिशन चल रहा है। ठीक है। पवन पे भी चल रहा है। ठीक है। जल विद्युत परियोजनाएं तो काफ़ी पहले से ही चल रही हैं। ठीक, ये सब चीज़ें। धारणीय विकास के किसके उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधनों के ही उस पे है, बाकी तो सब चल ही रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का ये अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता, इसी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर। भारत में गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। जाने कितनी बार पूछा गया है ये। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो EPA है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये अम्ब्रेला एक्ट भी जाना जाता है। और ये आया कब था? ये 1986 में आया था। ठीक, इसका डेट ऑफ ईयर मतलब याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। रियो प्लस या पृथ्वी सम्मेलन +5, यानी कि ये जो इसकी किसकी बात कर रहा है? ये 1997 की बात कर रहा है। ठीक, +5 +10 मैंने बता दिया ना। +10 है तो वो रियो जो जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002, उसकी बात कर रहा है। कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये याद रखिएगा 23 जून ये 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में जो है ये आयोजित हुआ था। ठीक, न्यूयॉर्क में 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण के प्रमुखता कितने संघटक होते हैं? तो 3। कौन कौन से? भौतिक, जैविक और आपके अजैविक। यानी कि जैविक, अजैविक और ये जैविक हो, भौतिक या अजैविक उसको बोलते हैं, और जैविक हो गया, और ऊर्जा संघटक, ये 3 संघटक होते हैं। इनका याद रखिएगा। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? आदि मानव की बात कर रहे हैं तो उस समय गृहीता और दाता दोनों, यानी रिसीवर और कंट्रीब्यूटर दोनों था। ठीक, याद रखिएगा। कौन सा मानव मानव पर्यावरण के लिए विध्वंसक माना जाता है? तो भैया आज का जो मानव है वो पर्यावरण का विध्वंसक ही है, यानी प्रौद्योगिकी मानव। ठीक है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो पशुपालन ने। ठीक, सामूहिक जीवन प्रदान किया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो वही कर्तन और दहन वाली, यानी कि झूम कृषि जिसको बोलते हैं। ठीक है। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? तो देखिए दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में भयंकर देखने को मिलते हैं। अगर आप जाइए आप नॉर्थ ईस्ट में तो अभी भी देखने को मिलती है ये। ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो ये कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। ठीक, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? जो मानव भूगोल है उसके जन्मदाता की संज्ञा किसको दी गई? तो ये फ्रेडरिक रेड्जल, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये GSG के कहीं भी पूछा जा सकता है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेड्जल। ठीक, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो, और 60% जो है वो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसमें जो है मनुष्य सर्वाधिक कार्यक्षम होता है, यानी कि अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतर करता है। ठीक है। करने को तो लोग 40-40, 45-45 डिग्री में काम कर रहे हैं, 50-50 डिग्री में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। ठीक, ये आइडल बताया गया है इसमें। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। ये आप लोग इतिहास में बहुत पढ़ते होंगे। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति जब से शुरू हुई, और आर्थिक निश्चयवाद ये जब शुरू हुआ तभी से ये पर्यावरण का जो पर्यावरणीय समस्या है तभी से शुरू हो गई, क्योंकि पर्यावरणीय जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का जो है ये अंधाधुंध दोहन शुरू हुआ। ठीक, मेघ बीजन जो क्लाउड सीडिंग है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ठोस CO2, ठीक है, और आयोडीन के यौगिक, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो ये बुकलिन शहर है USA में, अमेरिका में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा है यौगिक है? तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ
फॉरमैन ने लगाया था 1985 में, ये इंग्लैंड के हैं, जोसेफ फॉरमैन। पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। ओजोन स्तर का क्षरण, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 1965 से 74 के बीच में। अपने स्थान पर सैलों तथा रिगोलिथ यानी आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। वेदरिंग आप लोग इसमें ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे ना, वेदरिंग, अपक्षय और ये निक्षेपण, ये सारी चीज़ें ना। अपक्षय की क्रिया कैसी है, तो ये भौमिकीय प्रक्रिया है, जियोलॉजिकल। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है, तो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा पहाड़ी ढालों के ऊपरी भाग में समस्थिति की दशा में विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश, यानी कि आप देखिए जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो कटाई हो रही है। अभी देखिए जो उत्तराखंड में जो इसमें फंसे हुए हैं मजदूर, जो टनल बन रही है, तो उसमें वो रीज़न क्या है, वो एक तरीके से वो भूस्खलन ही तो हुआ है उसमें अंदर, ठीक है, और वो बंद हो गए हैं बेचारे उसमें, ठीक है। तो वो कारण यही है उसका सब जो यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। इस तरीके का मैं आपको डेली 1-2 वीडियो देता रहूँगा, जिससे कि आपका जो यूपी पीसीएस है, आरओ है या एपीएस का एग्ज़ाम है, उससे सब परीक्षाओं के लिए, इवन कि आपका एसएससी और अन्य अदर जो पीएससी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी आपको ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।